कोई महिला सफल हो रही है, उसकी जो मेहनत है वो कोई नहीं देखता, लेकिन उसका जो चरित्र है उसका हिसाब सभी मांगते हैं। क्या ये सच है? बहुत सच है। आज के समाज में अगर आप देखें, किसी को भी नीचे गिराने का या नीचे दिखाने का सबसे आसान तरीका पत्रकारिता जो है क्षेत्र, वो फिल्म इंडस्ट्री से भी ज्यादा गंदा है। और यहाँ पे लड़कियां अगर आगे जा रही हैं तो सीधा शब्द की वो सोकर आगे बढ़ रही हैं। अगर राजनीति में महिलाओं को सांसद, मंत्री या नेता बनना है, आगे जाना है, तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बड़े नेताओं के साथ। आपको भी बेहया को जीना पड़ा। हम तो स्टैंड ठप्पा लगे हुए पहले से बेहया रहे। विनीता जी को लव लेटर तो मिलते थे जी। अफेयर हुए? मेरे 2 भाई थे 6-6 फुट के और दोनों मुझसे बड़े थे। तो ऐसी लड़कियों, एक महिला है जो कि अपनी कंपनी की सीईओ है, तो सबकी समस्या ये है कि सीईओ ऐसे तो नहीं बनी है। कब ऐसा लगा आपको जी कि समाज इस दौर से गुजर रहा है? आप लड़की पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में 1980s में, तो मेरे ख्याल से एक आपने एक डायलॉग सुना होगा, नो मीन्स नो। लेकिन आज भी लड़की की ना में भी लड़के उसकी ना को हाँ समझते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमने उसे फिल्मों में जुनून के नाम पे परोसा है। मुझे लगता है पुरुष बड़े प्यारे होते हैं। आप अगर उन्हें प्रेम से बता पाएं कि आप क्या चाहते हैं, तो पुरुषों को खाना बनाना चाहिए। समाज आज भी आत्मनिर्भर महिलाओं से डरता है। बस उन्हें बोलती हुई औरतें अच्छी, बेहया औरतें नहीं अच्छी। जो महिलाएं स्वयं बॉसेस हैं, ओनर्स हैं, वो भी लड़कियों को मौका देते समय कतराती। महिलाएं ही महिलाओं को मौका नहीं देती, तो पुरुषों से आप क्या अपेक्षा करें? महिलाओं का माँ बनना भी उनके करियर में एक बड़ी अड़चन है। आप देखिए, हाउस हस्बैंड आपको कम मिलते हैं, पर आज के समाज में हैं 2-4 ऐसे लोग जिन्हें मैं जानती हूँ जो हाउस हस्बैंड। महिलाएं जो हैं क्रिमिनल हो रही हैं। क्रिमिनल हो रही हैं महिलाएं। तो कभी देखते हैं कि पति को ड्रम में डाल दिया, कभी हनीमून पे निपटा देते हैं। एक केस 3 महीने में, 6 महीने में आता है जहाँ कोई महिला पति को नीले ड्रम में भर देती है या हनीमून पर मार देती है, और आप देखिए चारों तरफ कितनी तेजी से फैल जाता है, औरतें ऐसा कर रही, औरतें ऐसा कर रही। दिस इज द नैरेटिव। जरूरत है महिला सशक्तिकरण की, आपको लगता है? महिला सशक्तिकरण में बोलूंगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये सिर्फ एक औरतों को दिया हुआ लॉलीपॉप, कि एक नौकरी ही उसे अपनी आजादी लगती। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो निकले ही नहीं। नमस्कार, विमेंस टॉक के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे महिलाओं के उस दर्द को जो किसी ने जिया है, जो हर महिला जी रही है। जब एक पुरुष सफल हो रहा होता है तो कहते हैं कि उसके पीछे उसकी मेहनत है, लेकिन जब एक महिला सफल हो रही होती है तो उसके चरित्र का हिसाब मांगा जाता है। और आज हमारे साथ इस एपिसोड में जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने महिलाओं के इस दर्द को, इस पीड़ा को एक किताब की शक्ल दी है, शब्दों में उस पीड़ा को उकेरा है। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे एक महिला के जीवन की संघर्ष की वो कहानी, जिसका सामना हमें आज इतने विकसित समाज में भी करना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है विनीता अस्थाना जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मंच दिया। कहते हैं कि जब कोई महिला सफल हो रही है तो उसकी जो मेहनत है वो कोई नहीं देखता, लेकिन उसका जो चरित्र है उसका हिसाब सभी मांगते हैं। तो क्या ये सच है? बहुत सच है। आज के समाज में अगर आप देखें, पहले क्या होता था, पुरुष को हम एक प्रोवाइडर के तौर पर देख रहे थे, जबकि महिलाएं घर संभाल रही थीं। जब महिलाओं ने बराबरी से निकलना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो उनके ऊपर ये दोहरी मार हो गई। अब वो कमा भी रही हैं, वो घर में काम भी कर रही हैं, और साथ साथ में जो घर वाले हैं उनको ये हिसाब भी दे रही हैं कि मैं सिर्फ काम करके आ रही हूँ, क्योंकि उनके ऊपर शक किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स जो बाहर निकल रही हैं, चाहे वो आपके घर में जो मेड आती है, जो काम करने वाली आती है, वो आपको बताती है कि जब मैं घर से निकलती हूँ और वापस पहुँचती हूँ, मेरा पति काम कुछ नहीं करता है, लेकिन मेरी कमाई ले लेता है और मारपीट करता है। आप मेड से उठ के मैडम्स पे आ जाइए, जो ऑफिसेज में जा रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके सिमिलर हाल है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पैसा कमा लेने से ना वो मेड इंडिपेंडेंट हुई है, पैसा कमा लेने से
पढ़ी लिखी महिलाएं, हर कोई जिसका दिमाग उतना स्वतंत्र नहीं है वो स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो ऑफ कोर्स उन्हें शक से गुज़रना पड़ता है, उन्हें कैरेक्टर असैसिनेशन से गुज़रना पड़ता है। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो आप राजनीति में देख लीजिए, आप कॉरपोरेट में देख लीजिए, आप किसी भी काम में देख लीजिए। जब आप किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, स्मृति ईरानी के ऊपर कीचड़ ना उछलता हो या प्रियंका गांधी पे ना उछलता हो, संभव है क्या? पुरुष वही काम कर रहे हैं तो वो जो कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं उनके ऊपर ये सवाल ज़रूर होता है कि किसके साथ उनके संबंध हैं जो उन्हें ये मौके मिले। तो ये एक समस्या है और बड़ी समस्या है, गूढ़ समस्या है, लेकिन है, समाज का हमारे दोहरा चरित्र है, ये मापदंड दोहरे हैं। राजनीति की आपने बात की तो मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, मैं एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो कोई अनपढ़, जाहिल या नादान नहीं है, वो पार्लियामेंट में बैठने वाले एक सांसद हैं और उनका ये कोई चलन बात नहीं बल्कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि अगर राजनीति में महिलाओं को सांसद, मंत्री या नेता बनना है, आगे जाना है, तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बड़े नेताओं के साथ, और जबकि उनकी खुद की पत्नी कई सालों से राजनीति में है। तो क्या है ये पुरुष मानसिकता है, ये पुरुष मानसिकता है जो ये देखती है कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरी बहन सुरक्षित हैं और वो इस किस्म की हर स्क्रूटनी के ऊपर हैं। लेकिन जो भी आम व्यक्ति है, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जब वो महिला है, तो वो रास्ते में सबसे बड़े सवाल उठाते हैं, सबसे बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, हर्डल खड़े करते हैं। तो ये हमारा समाज है, जो हम कहते हैं चार लोग, यही वो चार लोग हैं जो सामने खड़े होकर हर चीज़ का प्रतिरोध करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करते हैं। और ये अभी तक हम मीडिया के बारे में सुनते थे, ये हम फिल्मों के बारे में सुनते थे, आपने पॉलिटिक्स के बारे में अभी स्वयं बताया। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, महिला अगर टीचर भी है, प्यून भी है, मेड भी है, सीईओ भी है, उसके ऊपर ये लांछन, ये क्वेश्चन मार्क है ही है। तो मेरी किताब अगर आप देखें, सिया इन एग्जाइल, जो अंग्रेज़ी में आई थी और जिसका हिंदी अनुवाद बेहया नाम से है, वो किताब, उसकी कहानी इसी चीज़ को प्रदर्शित करती है कि जो स्टीरियोटाइपिंग है, क्योंकि उसका जो मेन कैरेक्टर है सिया रायज़ादा नाम की एक महिला है जो कि अपनी कंपनी की सीईओ है। तो सबकी समस्या ये है कि सीईओ ऐसे तो नहीं बनी है, इसके ऊपर बहुत लोगों के नज़र करम है। क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसका अर्थ ये है कि वो आगे बढ़ी है तो उसने ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आकर्षण का, अपने शरीर का इस्तेमाल किया है। मतलब बुद्धि के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते अगर महिला ऊपर है, आप ज़रूर कहीं ना कहीं, और सबसे आसान काम है ना, किसी को आप हर्ट नहीं कर सकते। आप मुझे हर्ट करना चाहें, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको, आपकी किसी बात को शायद नज़रअंदाज कर दूं, सुनूं ही ना कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब कैरेक्टर के ऊपर कोई वार किया जाता है, चरित्र के ऊपर सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं अंदर तक आप दुखी होते हैं। तो किसी को भी नीचे गिराने का या नीचे दिखाने का सबसे आसान तरीका जो हमारे समाज में है वो चरित्र हनन है, और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा गुजरती, सभी महिलाएं। महिलाएं जब आगे आई, बाहर आई, काम करने लगी, तब उनको ये चुनौती एक तरीके से दी जाती है कि पहले तो तुम कुछ कर नहीं सकती और तुम कर रही हो जी, तो तुम कैरेक्टर लेस हो। लेकिन ये जो बेहया जो आया, तो कैसे ये बेहया शब्द आपके दिमाग में आया? क्या ये समाज की सोच पे तंज है? नहीं, ये समाज की सोच पे तंज है। बेहया जो है उसके साथ आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, और वो इसीलिए है क्योंकि ये समाज की सोच पर तंज है। जो लड़की अपने हिसाब से कपड़े पहनती है, अपना उसका एक सोच है, ओपिनियन रखती है हर चीज़ के बारे में, वाकई में स्वतंत्र है, जो आपके दबाने से दबती नहीं है, अपनी बात को खुलकर सामने रखती है, उसे हंसने में दिक्कत नहीं है, उसे बाहर जाने में दिक्कत नहीं है, वो नई नई ऊंचाइयां छू रही है। अब क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं आती, किसी भी तरह से आपकी किसी भी बात से वो रुकने को तैयार नहीं है, ऐसी औरतें बेशर्म बेहया कहलाती हैं। तो ये जो टाइटल लिया गया, इसका अंग्रेजी में नाम सिया इन एग्जाइल था। हम चाहते तो हम इसका हिंदी में नाम सिया का निर्वासन कर सकते थे, लेकिन हिंदी जो पाठक हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये हमारे संपादक का सुझाव था कि नाम ऐसा होना चाहिए कि एक क्वेश्चन मार्क आए। तो क्योंकि एक सफल स्त्री की कहानी है
और अगर आप कवर इसका देखेंगे तो उस पर एक स्लीवलेस ब्लाउज पहने महिला है जिसका टैटू दिखाई दे रहा है, हाथ में वाइन का ग्लास है। तो ऐसी महिला तो समाज के लिए बहुत ही बेहया कहलाती है, इसलिए हमने इसका नाम बेहया रखा है कि आप जो सोच आपकी है वो यही कहती है, अरे बेहया औरत है, घर से निकली है बच्चे छोड़कर, दिन रात टूर पे जा रही है, बच्चों को नहीं देखती, अपना घर नहीं देखती, क्या बेहया औरत है। तो ये हमारी सोच है, इसको रेखांकित करते हुए हमने इस टाइटल को रखा था। आप सफल हुई, आपने वो सफ़र तय किया कि बहुत सारी महिलाओं की जो पीड़ा है उस पीड़ा को आपने शब्दों में उकेरा और उस किताब को जब लिखा तो वो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन विनीता जी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस ओर कैसे गई विनीता जी? तो मैं मानती हूँ जैसा कि हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं प्रिविलेज्ड नहीं होती हैं, मैं स्वयं को प्रिविलेज मानती हूँ क्योंकि जिस परिवार से मैं आ रही हूँ वहाँ मेरी माता जी भी वर्किंग थी। 60s में वो अपना MA करके नौकरी कर रही थी। मेरे पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो एक खुली सोच के व्यक्ति हैं। तो मुझे ऐसा परिवार और परवरिश मिला जहाँ पे मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, और दोनों वर्किंग होने के साथ साथ हमारे घर में एक जो माहौल था, जो परिवेश था, वो ऐसा था जहाँ हम सब बात अपनी कर सकते थे। मतलब आप ऐसे समझ लें कि जब हम लोग हमारे टीन एज में थे तो हमारे घर पे जो प्रेम पत्र आते थे, चाहे वो मेरे भाइयों के हों चाहे वो मेरे हों, हम लोग डाइनिंग टेबल पे पढ़ते थे। तो वो पिताजी बाआवाज़ बुलंद पढ़ते थे, और फिर ये होता था, भाई क्या सोचा, तो इस वाले आशिक का क्या और उस वाली प्रेमिका का क्या। तो विनीता जी को लव लेटर्स भी आते थे? बिल्कुल, ऐसा कौन होता है जिसे लव लेटर्स नहीं आते? तो पहला लव लेटर जो आया था याद है? एक कविता थी, मुझे एज सच याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक क्लास 10th में थी, और जिस व्यक्ति ने भेजा था वो कहीं दूर के रिश्तेदार थे, आई थिंक ग्रेजुएशन में पढ़ते होंगे शायद वो, किसी शादी में मिले होंगे, और मुझे लगता है मैं उन्हें मामा जी बुलाती थी क्योंकि वो दूर के रिश्तेदार थे। और क्या होता है, जिस परिवेश से हम लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे लिए पड़ोसी और मोहल्लेदार भी जो थे ना, वो चाचा मौसी, हमारे इस किस्म के अंकल आंटी वाला तो रिश्ता ही नहीं होता था ना। हम लोग 80s की पैदाइश हैं, हम जब छोटे थे तो हमारे अंकल आंटी वाले हिसाब किताब नहीं थे, हमारे लिए लोग चाचा मामा मौसी होते थे, तो हम शायद उनको मामा बुलाते थे। और उन्होंने कविता लिखी थी कुछ, उसके जो मुझे एक लाइन याद है वो थी, मेरी विनीता प्यारी विनीता समथिंग, तो वो बार बार राइम करता था आफ्टर एवरीथिंग। तो वो एक लव लेटर था जो मुझे पहली बार मिला था और एक कवि ने दिया था। तो ये जो आज शब्दों में आ रही बह रही ये जो एक वो है लहर जी, तो वो क्या वहीं से आई है? कहीं ना कहीं दिल में है क्या वो? ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति दिल में जगह कैसे बनाएंगे? आप उन्हें मामा मान रहे हैं और वो आपको लव लेटर भेज रहे हैं, ऐसा व्यक्ति दिल में तो जगह बना ही नहीं सकता। लेकिन ये मेरे पिता से आता है। मेरे पिताजी बहुत ही बौद्धिक इंसान है। हमारे घर की जो लाइब्रेरी है वो अच्छी और काफ़ी बड़ी है। मैंने पढ़ना जो शुरू किया वो अपने पिताजी की लाइब्रेरी से किताबें चुरा के पढ़ना शुरू किया। और चुराना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें थीं जो भारत में बैन थी, या जो उस वक्त हमारी उम्र के अनुसार नहीं थी। 15-16 साल की उम्र में मेरे ख्याल से मैंने लज्जा पढ़ ली थी, जो अडल्ट्स के लिए थी। तो ऐसी किताबें जिन्हें पढ़ना मना था, वहाँ से पढ़ना शुरू हुआ। और पढ़ने का और लेखन का सफ़र दोनों, मुझे लगता है उसका श्रेय पूरे तौर पे मैं अपने पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि वो पढ़ते बहुत ज़्यादा थे, लिखते बहुत सारा थे। पत्रों का जो सिलसिला है वो हमने सबसे ज़्यादा जाना अपने माता पिता के प्रेम पत्रों से। ओह, तो इनफैक्ट मैं अपनी मैंने जो अभी नई किताब आ रही है उसमें थोड़ा सा अपने माता पिता के प्रेम पत्र में से कुछ लिया है और उसमें से कहानी डेवलप किया है। लव लेटर्स भी देखे हैं? बिल्कुल देखे, इनफैक्ट मैंने बाइंड करा के रखे हैं। वो इतनी सुंदर लव स्टोरी है। देखिए, घर में जब आपके ऐसा माहौल होता है, आपने जो जिया नहीं है वो आप लिख नहीं सकते। मुझे लगता है या तो आप ऑब्जर्व करते हो बहुत ज़्यादा और आप उसे महसूस कर पाएँ तो आप लिख सकते हैं। सिर्फ पढ़ के मन में बना के लिखना मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं है। मैं फैंटेसाइज नहीं कर पाती हूँ, और पत्रकारिता का मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे कहानियाँ असल चाहिए होती हैं। सभी कहानियाँ जो है मेरी वो ट्रू लाइफ स्टोरीज से प्रेरित है। बेहया असली कहानी है, बोई असली कहानी है, तितलियाँ असली कहानी है। तो ऐसे में जो ये आपके आसपास प्रेरणा के स्रोत होते हैं, उनमें से आपको कहानियाँ ज़रूर से मिलती हैं। तो उनके जो प्रेम पत्र हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक थे, क्योंकि मेरे पिताजी कश्मीर लद्दाख में पोस्टेड थे और मम्मी मेरी जो थी वो एक छोटा सा शहर है बरेली के पास, शाहजहाँपुर,
वहाँ पर पोस्टेड थी। और इन लोगों की शादी से पहले और शादी के बाद भी, क्योंकि पिताजी को इतना आ नहीं मिलता था, आते थे तो उनको आने में 6 से 8 दिन लग जाते थे वहाँ पर से घर तक पहुँचते पहुँचते। तब इस तरह से कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। मैं बात कर रही हूँ 70s की। इनकी 69 में शादी हुई थी। तो वो जो दूरी है, वो जो प्रेम है, वो जो पत्रों के अंदर कहानियाँ हैं, वो आपको बहुत इंस्पायर करती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता। तो विनीता जी को लव लेटर तो मिलते थे, जी। अफेयर हुए? मेरे 2 भाई थे 6-6 फुट के और दोनों मुझसे बड़े थे। तो ऐसी लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं हो पाते क्योंकि लोग आपके भाइयों से डरते होते हैं। तो अफसोस अगर किसी के दिल में रहा होगा तो बेचारा कह नहीं पाया सामने आके, क्योंकि मेरे जो दोनों भाई थे वो काफ़ी लंबे चौड़े थे। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, किसी ने सामने से आके प्रपोज नहीं किया। आपको प्यार हुआ किसी से? मुझे प्यार बहुत एक, आपके दिमाग में जब यहाँ पर प्यार है, मैंने लव स्टोरी देखी अपने माता पिता की, मैंने जीवन देखा अपनी बहन का। और जब आप बहुत किताबें पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर जो प्यार को लेके जो कहानियाँ हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं प्यार से, वो मुझे लगता है इतनी हाई होती हैं, आप इतने डिमांडिंग होते हैं या आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि आपको साधारण चीज़ों में प्यार उस समय तो दिखाई नहीं देता। तो ये बड़ी वजह रही कि मुझे प्यार ने बहुत आकर्षित नहीं किया। मेरी दोस्ती बहुत हुई, लड़कों से बहुत दोस्तियाँ थी, लड़कियों से बहुत दोस्तियाँ थी, और वो ऐसे लोग जो 30-40 साल से साथ में हैं, ऐसी फ्रेंडशिप्स हैं। पर प्रेम जिससे हुआ उससे शादी हो गई। फिर वो आपके पति है? मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड बनने से पहले मेरा पति बन गया। उसके बाद सब ठीक चलते 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 कब ऐसा लगा आपको जी। कि समाज इस दौर से गुजर रहा है? क्या आप भी इस दौर से गुजरी या आपको भी बेहया को जीना पड़ा? ऐसा लगा कभी? मैं फिर वही कि मेरा परिवार तो बहुत प्रोग्रेसिव था, लेकिन जब आप ख़ानदान में पीछे जाते हैं तो, और आप लड़की पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में 1980s में, तो मेरे ख्याल से एक भेदभाव जो होता है वो मैंने ख़ानदान में तो ऑफ कोर्स देखा। और मेरे पिता ने बहुत गालियाँ सुनी होंगी मेरे जैसी बेटी के लिए, क्योंकि उनसे अक्सर कहा जाता था कि आपने अपनी बेटी को हर्राफा बनाया। हर्राफा हमारे यहाँ एक शब्द है जो तेज़ तर्रार लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम तो स्टैम्प्ड, ठप्पा लगे हुए पहले से बेहया रहे, जब पढ़ रहे थे तब से बेहया थे। तो लिखते समय इतनी दिक्कत मुझे नहीं आई। अब जब बात करूँ इन कहानियों की, क्योंकि मैंने अपना करियर जर्नलिज्म से शुरू किया, तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थीं जो मैं अपने सामने देख रही थी। मैंने ज़िंदगी लाइव के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ करी, ऋचा अनिरुद्ध से होस्ट करती थी और मैंने उसके लिए बहुत सारी स्टोरीज़ करी। तो हम ना मानवीय जो संवेदनाएं हैं, जो कहानियाँ हैं, उसके ऊपर मैं बहुत सारा काम कर रही थी। पर 2 मिनट की स्टोरी में, 1.5 मिनट की स्टोरी में या 4 पैराग्राफ में वो बात उस तरह से नहीं कही जा सकती जो वो कहानी डिज़र्व करती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थीं जो जर्नलिज्म में पीछे छूट गई थी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थीं जो पढ़ाते वक्त मुझे लगा ना कि इनके ऊपर और काम होना चाहिए। तो इवेंचुअली हमने सोचा कि क्यों किसी और के भरोसे रहना है, इन कहानियों को स्वयं लिखा जाता है। तो फिर मैंने इसे लिखना शुरू किया, और ये लंबी कहानियाँ थीं। क्योंकि लंबी कहानियाँ थीं तो वो उपन्यास की शक्ल में आपके सामने है। जर्नलिज्म में आप रहीं, आपने पत्रकारिता की और आपका करियर काफ़ी लंबा रहा वहाँ पे। वहाँ पे क्या देखा आपने? बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट मैंने देखा और उसकी एक रील बड़ी वायरल होती है। उसमें मैं सुन रही हूँ कि पत्रकारिता जो है क्षेत्र, वो फिल्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा गंदा है, और यहाँ पे लड़कियाँ अगर आगे जा रही हैं तो सीधा शब्द कि वो सोकर आगे बढ़ रही हैं। तो सच क्या है? ये सिर्फ मीडिया की हकीकत नहीं है, ये हर इंडस्ट्री की हकीकत है। लड़कियों के लिए काम करना मुश्किल तो यकीनन है। मुझे लगता है कि जिस समय हम लोग काम कर रहे थे उस समय माहौल ख़राब होना शुरू हुआ था, क्योंकि प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आना शुरू हुए थे और कंपटीशन बढ़ रहा था। लोगों को बहुत सारी चमक दमक एक साथ दिखाई दे रही थी। तो वो दौर था जब ये सब ख़राब होना शायद शुरू हुआ था टीआरपी की रेस में। जो न्यूज़ का स्तर है वो भी,
जो काम करने के माहौल का स्तर है वो भी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि ये हो सकता है कि मैं शक्ल से बहुत नाइव या बहुत क्या कहना चाहिए, अप्रोचेबल नहीं लगती हूँ, मेरी शक्ल ऐसी है, तो मुझे किसी ने ऐसा अप्रोच कभी नहीं किया। नौकरियाँ मैंने बहुत छोड़ी, और उसके पीछे रीज़न ये नहीं था कि कोई मेरे पीछे पड़ा हो किसी वजह से। नौकरियाँ मैं बहुत तुनक के छोड़ देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी ने बोला माइक के ऊपर थोड़ा एक्टिंग करके आपको पीस टू कैमरा देना है, नहीं यार, न्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हम ड्रामा करने थोड़ी ना है। तो मैं इस बात पे नौकरी छोड़ सकती हूँ, मैं इस बात पे नौकरी छोड़ सकती हूँ कि आज मुझे ऑफ़ चाहिए और मुझे ऑफ़ नहीं दिया गया। तो हाँ, मैं काफ़ी मनचली, काफ़ी क्या कहना चाहिए, बदमाश, बेहया व्यक्ति थी कि लोगों के काबू में नहीं आती थी। तो शायद मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यकीनन मेरे आसपास ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थीं जहाँ पे ये हो रहा था। पर यहाँ पे आपको लग सकता है कि मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं तकरीबन 20 साल से जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, और हर तरह का बच्चा आता है। जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, ख़ास करके लड़कियाँ, जैसे लड़के आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से जो चकाचौंध में खोना होता है उसमें क्या होता है, एक गर्लफ्रेंड और बहुत सारा नशा, नशे की जो लत है उसमें वो पड़ते हैं। लड़कियां जब आती हैं तो वो सिर्फ बॉयफ्रेंड और नशे तक सीमित नहीं है, उनके साथ और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले सूट उतर जाएगा। मॉडर्न होने की जो एक डेफिनेशन है वो एक कपड़े उतारने में, नशा करने में, ओयो रूम लेने में सिमट के रह गई है। मॉडर्न होने का अर्थ बहुत अलग है। आपकी सोच मॉडर्न है का अर्थ ये कि आप जहाँ से निकले हैं, जो स्ट्रगल आप देख कर आए हैं, आप उसको कहीं पर और किसी और स्तर पे पहुँचना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पीछे से जो लड़कियाँ निकल के आने वाली हैं उनके लिए आप रास्ते और मौके बनाएं, उनके लिए माहौल बेटर करें। हो कुछ उल्टा रहा था। जब तक अभी मैं पढ़ाई रही हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, उनके लिए आज़ादी का जो अर्थ है वो बहुत अजीब सा हो गया है। सिर्फ कपड़े उतार देना, सिगरेट पीने लगना, शराब पी के नशा करके पड़े रहना आज़ादी नहीं है। तो ये समझाने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है। और ये जो मैं उस जगह से यहाँ तक आपको लेकर आई हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे भी अपने आप आगे बढ़कर तैयार हैं आज की तारीख में वो सब करने के लिए जो एक समय में कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता था। लोगों को समस्या नहीं है 4 रिलेशनशिप से, 5 रिलेशनशिप से। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले, ये कहने वाले कि कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है। मतलब मैं जज नहीं करूँगी उसको भी जो सो कर आगे बढ़ा है, उसको भी जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। मेरे हिसाब से ये उनकी पर्सनल चॉइस है। जैसे वो पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, तो वो किसके साथ रिलेशनशिप में और क्यों हैं, वो पूरी तरह से उनका चयन है। इसमें मेरा बस बच्चों से यही हमेशा एक क्या कहना चाहिए एडवाइस रहती है कि नौकरी लेने के लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए ऐसा मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ना है, आपको जीवन अपना देखना है। ये सब चीज़ें गिल्ट की तरह वापस आएंगी। ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, पूरी तरह से आपकी इच्छा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको नौकरी मिल जाए, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी एक स्मॉल टाउन सोच है जो मैं हमेशा बच्चों को अपनी तरफ से आगाह कर देती हूँ, बाकी उनकी इच्छा। क्या लगता है आपको, हमारा जो समाज है, जी, महिलाओं ने आज़ादी के रूप में काम करना चुना, लेकिन उसी आज़ादी के दौर में कॉम्प्रोमाइज करना भी वो चुन रही हैं। कारण क्या है? किसने दिया ये उनको? मुझे लगता है ये सोच का फ़र्क है। आज़ादी को अगर आप एक मेरी बहस हो रही थी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वामपंथी पत्रकार हैं, काफ़ी बड़ा नाम है उनका। तो एक हम लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे थे, हम चाय पी रहे थे, जहाँ पर से उन्होंने बताया कि उन्हें वो लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो अपने आप ओयो रूम बुक कर लेती हैं, अपने आप मेडिकल स्टोर पे जाकर कॉन्डोम खरीद लेती हैं। ऐसी लड़कियाँ उन्हें बहुत एम्पावर्ड लगती हैं। मैं एज अ टीचर, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मेरे लिए एम्पावर्ड वो लड़की है जो वहाँ से इतना स्ट्रगल करके निकल के आई है, पढ़ रही है और अपने लिए इंडस्ट्री में जगह बना रही है।
उसकी की हुई स्टोरीज इस स्तर की हैं कि लोग उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं। मेरे लिए वो एम्पावरमेंट है। मैं खुद एक स्मॉल टाउन से आती हूँ, मैं लखनऊ से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एम्पावर्ड होना है कि मैं आकर कुछ ऐसा रच रही हूँ, कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे सोच बदल रही है, जिंदगियाँ बदल रही हैं, लोगों का देखने का नज़रिया बदल रहा है। मेरे लिए ये एम्पावरमेंट है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। किसी के लिए ये एम्पावरमेंट है कि वो ओयो रूम ले सकता है। तो ये जो सोच का फ्रैक्शन है, ये हमने समय के साथ लोगों के दिमाग में एक विचार डाला है। ये हमारी फिल्मों ने डाला है, ये हमारे साहित्य ने डाला है। आप देखेंगे जब भी वो आपको कोई पढ़ी लिखी और एक अच्छे घर से आई हुई, अच्छे से जब मैं कहूँ तो मैं अमीर घर कहना चाह रही हूँ, उस बैकग्राउंड से आई हुई लड़की दिखाते हैं, तो वो कभी आपको सलवार सूट में नहीं दिखाते, वो आपको हमेशा ड्रेस में दिखाएंगे, ठीक है ना, और वो थोड़ी एरोगेंट दिखाएंगे या थोड़ा क्लीवेज दिख रहा होगा। तो हमने कुछ स्टीरियोटाइप बनाए हैं। मॉडर्न होने का जो स्टीरियोटाइप है वो ये है कि हाथ में सिगरेट होगी, कपड़ा इस किस्म का होगा, बाल इस किस्म के कटे होंगे। तो ये स्टीरियोटाइप बनाए तो फिल्मों ने हमारी, लेकिन वो हुआ क्या, उसी को कंफ्यूज होकर हमारा युवा अपनाता चला गया कि उसके लिए स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है कि अब मैं घर से बाहर हूँ, अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं नशा कर सकता हूँ, मैं 4 अफेयर कर सकता हूँ, या मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं सिचुएशनशिप में रहना चाहता हूँ। तो ये वो चुन रहे हैं क्योंकि उनके लिए मॉडर्न की डेफिनेशन हमने ये स्टीरियोटाइप बनाया है। एक महिला जो पढ़ी लिखी है और जब वो यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाती है और प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाने के लिए आती है, मैं देखती हूँ ऐसे फिज़िक्स के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इस समय मैं IIT में काम करती हूँ 6 साल से, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, ज़्यादा करके सब साड़ी पहनते हैं। और ऐसा नहीं है वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो मॉडर्न नहीं है। पर इसका अर्थ हमेशा हर चीज़ उतार के फेंक देना नहीं होता है, या सिर्फ इसलिए कुछ चीज़ों को तोड़ देना क्योंकि हमें लगता है कि वो दकियानूसी है। तो समस्या ये है कि परंपरा का जो रूढ़ी पक्ष है वो इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने के नाम पे हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे संस्कार के नाम पे हमें पता नहीं चलता कि हम कितने दबे कुचले होते जा रहे हैं, वैसे हमें ये नहीं पता चलता है कि स्वतंत्रता के नाम पे ये करना स्वतंत्रता है कि नहीं है। तो जो हमारा विजडम होना चाहिए वो उस किस्म से डेवलप्ड नहीं है। डिग्रियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, विजडम की कमी है। टाइम बढ़ रहा है, बदल रहा है, सोच मॉडर्न हो रही है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं। कपड़े पहनना बहुत बड़ा सवाल नहीं है मुझे लगता है आज के दौर में, क्योंकि जिसको जो पसंद आ रहा है वो पहनता है। बिल्कुल। और आज एक और बड़ी समस्या है, इससे भी ज़्यादा कहीं बड़ी, कि लोग सोचते कैसा है। लड़कियों के कपड़ों पे बड़े सवाल उठाए जाते हैं, 100%। लेकिन उन सवालों के बीच में वो हिम्मत करती हैं कि नहीं, हमें मॉडर्न कपड़े पहनना है, हमें वेस्टर्न कल्चर अपनाना है, या हमें जो पसंद आ रहा है हम आज़ादी से जीना चाहते हैं। हर लड़का गर्लफ्रेंड चाहता है, लेकिन जब शादी होती है तो वीवी वर्जिन चाहता है, बेडशीट लाल होनी चाहिए। आज भी समाज की सोच ये है, ऐसा क्यों? बहुत नॉर्मल है, ये हमारी कंडीशनिंग है, ये हमारी कंडीशनिंग है। हमने बेटियों को पढ़ा लिया, बेटियां घर से बाहर निकल आईं, बेटियां काम करने लगीं, लेकिन बेटा तो अभी भी राजा बेटा है, जिसकी मम्मी उसको अभी भी ग्लास नहीं उठाने दे रही है, अभी भी वो बहन से कह रही है कि भैया थक के आया है, उसके लिए चाय बनाओ, उसका खाना लगाओ। तो बेटियां तो आपने आगे बढ़ा ली समाज ने धीरे धीरे कि हाँ इनके लिए इनका विकास होना चाहिए, और वो दोहरी चक्की में फंस गई। वो घर का काम भी कर रही है, वो बाहर से पैसा भी कमा के ला रही है, दोनों काम कर रही है। लेकिन जो पुरुष है उसकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है? घर में जो पुत्र हैं, मुझे लगता है उन्हें सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम क्लासेस में होते हैं और बच्चों को बताते हैं तो बड़ी अच्छी एक चीज़ रहती है कि जो अभी मैं मॉडर्न बच्चे देख रही हूँ, कंपेयर टू जो बच्चे मैं आज से 10 साल पहले देखती थी, उसके कंपैरिजन में आज जो बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, वो इक्वालिटी को समझने लगे हैं, और वो चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे हैं। 10 साल पहले लड़कों ने, जो कपड़े की इतनी बड़ी बात है, जो जब हम लोग पढ़ रहे थे, अगर मैं कहूँ कितने साल पहले, लेकिन मैं तो काफ़ी साल पहले पढ़ रही थी, 25-26 साल पहले की बात करूँ, तो जब मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए आई तो हमारे लिए जीन्स और टी शर्ट पहनना ही नॉर्मल उसमें था कि अगर आप जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं तो लखनऊ जैसी जगह में वो बहुत ख़राब चीज़ थी,
क्योंकि वो सलवार कुर्ते के साथ लंबा दुपट्टा खोल के हम लोग यूनिवर्सिटी पहन के जाने वाले लोग थे कि वो दुपट्टा भी ऐसा नहीं कि गले में लटका है और एक साइड में है, नहीं, वो पूरा खोल के डाल के आपको जाना होता था। वरना जो समय था, जिस तरह की राजनीति थी, जिस किस्म के मुख्यमंत्री थे उस ज़मानों में, बहुत बुरी स्थितियाँ थीं उन जगहों की। तो जब दिल्ली पढ़ने के लिए आए तो हमने देखा अरे लोग तो ड्रेस भी पहनते हैं, हम लोग की ड्रेसेस तो 12वीं में छूट गई थी, उसके बाद तो आप कहाँ पहनते हैं। तो माहौल बहुत अलग था। लेकिन उस समय लड़कियां जब ड्रेसेस पहन रही थी, मैं बात करूं अगर ये 2000-2001 की, और उस समय लड़के उन्हें जिस तरह से देख रहे थे से आज जो लड़के में बहुत अंतर है। क्योंकि ओवर द इयर्स देखते 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 उनके लिए ये अब चीज़ नॉर्मलाइज हुई है कि हाँ, लोग इस तरह से कपड़े पहन सकते हैं। क्योंकि ऐसे कपड़े आपने सिर्फ फिल्मों में देखे थे, फिल्मों से निकल के असल में अब धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। कम से कम बड़े शहरों में फिर भी आसानी है। छोटे शहर में आज भी मुझे लगता है कि इवन स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ में मुझे लखनऊ में समस्या आज भी आती है। इस उम्र में मैं 46 वर्ष की हूँ, तो अगर मैं सोचूं कि मैं शादियों में इस तरह से पहन लूँ तो मुझे आज भी समस्या आती है, जबकि लखनऊ बहुत डेवलप कर गया है। तो और छोटे शहरों में आप चले जाएं तो यकीनन उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई। जितना नॉर्मलाइज उनके लिए ये है कि घर में माता ही खाना बनाएगी, पिता बैठ के अखबार पढ़ेगा, ये उनके लिए नॉर्मल है। पर इसका अगर उल्टा कर दीजिए आप कि पिता चाय बना रहा है और माता काम कर रही है लैपटॉप पे, तो वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है। तो ये नॉर्मल कब होगा? जब हम घरों में इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और घरों में कैसे होगा? जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर अपनाया, देख के अपनाया ना, फिल्मों में देख के, सीरियल्स में देख के, हमने पहनावा कहाँ से अपनाया, तो हम रहन सहन भी वहाँ से अपनाने का प्रयास करें। मुझे लगता है थोड़ा और फिल्मों में, साहित्य में हमें इस खुलेपन को दिखाने की ज़रूरत है। और जब मैं खुलापन कह रही हूँ तो मैं बार बार इसे स्टीरियोटाइप को तोड़ देना चाहती हूँ। खुलापन सिर्फ कपड़ों से नहीं है, विचारों से है। एक महिला जो बैठ के काम कर रही है और एक आदमी जो बच्चे को दूध पिला रहा है बोतल से और साथ साथ में पराठा सेक रहा है। जब ये हम फिल्मों में, दृश्यों में, घरों में नॉर्मल कर देंगे, तब ये बदलाव थोड़ा तेज हो। आपने एक डायलॉग सुना होगा, नो मीन्स नो। लेकिन आज भी एक बात है कि लड़की की ना में भी लड़के उसकी ना को हाँ समझते हैं। ऐसा क्यों है? हमारा युवा कंफ्यूज्ड है, और ये जो कंफ्यूजन है ये हमने उसे फिल्मों में रोमांस के नाम पे, प्रेम के नाम पर, जुनून के नाम पे परोसा है। आप फिल्में देखिए, आप पुरानी फिल्में देखिए, स्टॉकिंग को इतना नॉर्मलाइज कर रखा है। लड़की जा रही है स्कूल, उसके पीछे 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 लड़का जा रहा है। और हमने ये मान रखा है कि 99% फिल्मों में, एक दो को छोड़ दीजिए, उस लड़की को उसी लड़के से प्यार होता है और शादी उसी से होती है। तो हमने ये क्या किया? हमने ये उन्हें रास्ता दिखाया है कि देखो तुम पीछे पीछे जाओगे, लड़कियां तो शर्माती हैं बेचारी, कह नहीं पाती हैं, तो तुम पीछे पीछे जाओगे, एक दिन वो हाँ ज़रूर करेगी। ये नॉर्मलाइज हमने हमारी फिल्मों से करा है, ये नॉर्मलाइज हमने हमारी किताबों से किया है। इसलिए जब हम इस नॉर्मल को तोड़ते हैं, अब जितनी भी फीमेल फिल्म मेकर्स आ रही हैं, राइटर्स आ रही हैं, आप देखें उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना शुरू किया। ना का मतलब ना है। इस चीज़ को हाईलाइट करना और इसको इस्टेब्लिश करना, ये हमने अब शुरू किया है। तो आई एम श्योर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ें बदलेंगी। और ये जो क्यों है, जो चीज़ 50 साल की आपकी प्रैक्टिस है, जैसे जब हम बोलते हैं, आप देखेंगी मैं बार बार कभी मैं बोलती हूँ, कभी हम बोलते हैं। लखनऊ से आते हैं, हम बोलते हैं। दिल्ली रह रहे हैं 25-26 साल से, तो जब कॉलेज में भी बोलते थे कि हम सोच रहे हैं कि ये करेंगे, तो हमारा प्रोफेसर बोलता था कि हम मीन्स कौन। तो क्या होता था, हम इंग्लिश में स्विच कर देते थे, आई विल डू इट, इज लाइक नहीं, हम नहीं, मैं बोलूँ। तो अभी भी ऐसा होता है कि जब बात कर रहे हैं तो हम और मैं, मेरा स्विच होता रहता है। ये हमारी कंडीशनिंग है ना, हम जो करते चले आ रहे थे और जो हमने करना शुरू किया है, जबकि 20-22 साल की उम्र तक हम बोला है, उसके बाद मैं बोलने की कोशिश करी है उतने ही साल, फिर भी ये ओवरलैप हो रहा है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे छूटेगी। ना का मतलब हाँ है, आपकी प्रैक्टिस है, आपने जीवन भर देखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। थोड़ा लड़कों के ऊपर मुझे लगता है काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे 2 भाई हैं और दोनों बहुत अच्छे पति हैं, ऐसा उनकी पत्नियां कहती हैं, मैं ऐसा बहन नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें खाना बनाते देखा, मैंने उन्हें देखा बच्चों को तैयार करते भेजते। यही काम मेरे पिता भी करते थे।
ये काम मेरे भाई भी करते हैं। मेरे पति के घर में ये माहौल नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं इस माहौल से आ रही थी, मैंने देखा था, तो वो धीरे धीरे उसने भी सीखा। तो आप चाहें तो अपने घर के पुरुषों को आप ट्रेन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि समस्या क्या है, हम कहना नहीं चाहते, कोई बुरा नहीं बनना चाहता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगेगी, आप मन में रख लेंगे, उन्होंने ऐसा किया, क्या आप आके कहेंगे कि सुनिए आपने ये कहा था, ये मुझे ठीक नहीं लगा। 90% केसेस में कोई आके बात नहीं करता। हम ये चाहते हैं कि जो पुरुष है ये कर दे, इसको दिखता नहीं है मैं इतना काम कर रही हूँ, उसको कर देना चाहिए। लेकिन कितने लोग होते हैं जो जाके कहते हैं कि सुनो ये काम तुम्हें करना है, नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है। मैंने कम्युनिकेट किया और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे। मेरा पति जिस फैमिली से आता है उसकी 4 बहनें, एक भाभी और एक माँ। 6 महिलाओं वाले घर से वो आ रहा था, जिसको तौलिया उठाने की आदत नहीं थी। और वो व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता है, बच्चे बहुत अच्छे से पाल लेता है, अपनी बहुत अच्छी नौकरी करता है और उसके साथ में सारे काम संभाल लेता है। जैसे मैं संभाल लेती हूँ वो भी संभाल लेता है। हम दोनों ने खाना बनाना साथ साथ में सीखा। तो अगर आप चाहें कम्युनिकेट करें, मुझे लगता है पुरुष बड़े प्यारे होते हैं। आप अगर उन्हें प्रेम से बता पाएँ कि आप क्या चाहते हैं तो वो करने लगे। अपने आप वो नहीं समझ सकते, उसे ये एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनका नज़रिया, उनकी कंडीशनिंग अलग है। उन्हें अगर आप बताएंगे ना कि भाई देखो यार ऐसे कर लो, तो वो समझ जाएंगे। बोलने की ज़रूरत है, और बोलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि हमने लड़कियों को चुप रहना सिखाया है। कहना मत, किसी को बुरा लग जाएगा, पता नहीं उनके घर में कैसा होता है, जैसा करते हैं वैसा कर लेना। नहीं, लड़कियों को बोलना सिखाइए, बात करना सिखाइए। मेरे पिता ने सिखाया और मुझे लगता है मुझे काफ़ी फ़ायदा है इसका। आपको लगता है कि पुरुषों को खाना बनाना चाहिए? बिल्कुल, 100, हर किसी को बनाना चाहिए। खाना बनाना, घर के काम करने ये चाहिए। बिल्कुल, ये क्या है, ये आपके लिए ये लाइफ स्किल्स हैं। ये लाइफ स्किल है। जो लड़का अकेले रह रहा है, अगर उसे खाना बनाना नहीं आएगा, वो कितने दिन, अभी तो स्विगी जोमैटो है, कितने दिन बाहर से खाएगा, फिर उसका लिवर कितने दिन काम करेगा। आजकल आप देख रहे हैं यंगस्टर्स में कितनी बीमारियां होती हैं। खाना बनाना सबको आना चाहिए। मेरी छोटी बेटी 13 साल की अभी हुई है, साल भर पहले से वो सब खाना बना लेती, यूट्यूब देख के बना लेती है। बड़ी बेटी मेरी 17 साल की है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वो बना ना सके। पति मेरा, सब खाना बनाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने पिता को खाना बनाते देखा है। खाना बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लाइफ स्किल है। जैसे कपड़े धोना सबको आना चाहिए, खाना बनाना सबको आना चाहिए, अपना बिस्तर तय करना सबको आना चाहिए। ये बेसिक काम है जिसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं। ये सबके करने के लिए सबको करने चाहिए। आपको क्या लगता है कि समाज आज भी आत्मनिर्भर महिलाओं से डरता है और ये स्वीकार करने में समय लगेगा? आत्मनिर्भर महिलाओं से बिल्कुल नहीं डरता है समाज। समाज को बड़ी अच्छी लगती हैं वो महिलाएं जो पैसा कमा के घर में देती हैं। वो बोलने वाली महिलाओं से डरता है, जिसके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन जो हनक से अपनी बात रख लेती है, जो सुनती कम है और इस पर असर नहीं होता है उनकी किसी भी टैक्टिक्स का। समाज उस औरत से डरता है जो बोलती है। समाज आत्मनिर्भर से नहीं डरता, क्योंकि उसे तो कितना अच्छा है, एक दुधारू गाय कमा के घर में पैसा भी दे रही है, खाना भी बना रही है, बच्चे भी पाल रही है, सब काम कर रही है। तो पहले तो ये था कि घर के काम कर रही थी, आपके ऊपर डिपेंडेंट थी। अब इंडिपेंडेंट भी है, आपको खर्चा भी नहीं देना पड़ रहा। उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं आत्मनिर्भर औरतें, बस उन्हें बोलती हुई औरतें अच्छी नहीं, बेहया औरतें नहीं अच्छी लगती कि महिलाएं काम करें, चांद पे जाए, पैसा कमा कर दें। पैसा कमा, लेकिन आज भी अपेक्षाएं वही है कि घर के लिए 4 पराठे और 1 कप चाय बना के जाए। नहीं, ये तो कम है, ये अपेक्षाएं कम है, उससे बहुत ज़्यादा है अपेक्षाएं। उनका बस चले तो झाड़ू पोछे वाली भी क्यों रखी है। आई रिमेंबर, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी शादी हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, और उस समय मैं और मेरा पति दिल्ली में रह रहे थे। तो हमारे एक रिश्तेदार आए, मतलब मेरे पति के एक रिश्तेदार आए, वो रेलवेज़ में काम करते थे। तो हम लोग सुबह काम पे निकलने वाले थे, डाइनिंग पे बैठे हुए थे। तो हमारी जो कुक आती थी, उन्होंने खाना वाना नाश्ता बनाया था, पराठे सब्जी उन्होंने परस दिए। तो वो जो भाई साहब आए थे वो भी बैठे थे, मैं और मेरा हस्बैंड भी बैठे थे। तो हम लोग खा रहे थे। तो उन्होंने बड़े उससे वो बोला कि विनीता, घर में सिर्फ तुम 2 लोग, और ये तो वाकई बहुत कामचोरी है कि तुम 2 लोगों का नाश्ता नहीं बना सकती हो। क्या ज़रूरत है तुम्हें? 2 कमरे का घर है, झाड़ू पोछा बर्तन वाली भी चाहिए तुम्हें, कुक भी चाहिए, तुम्हारी कपड़े धोने वाली भी आ रही है। ये कामचोरी होती है। तो मैंने एक बार अपने पति की तरफ देखा, मतलब जवाब देना है कि नहीं पूछ लूँ। तो पहले तो उसने सर हिलाया एक बार, लेकिन तब तक मेरा पारा थोड़ा सा
शूट कर चुका था, और जिस घर से मैं आ रही थी वहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि आप गुस्सा ना करें, बीपी हाई ना करें, बोल दें जो बोलना है, साथ के साथ काम पूरा कर लीजिए। तो फिर मैंने कहा भाई नहीं हो पा रहा है, हमारी आंखों आंखों में बात हुई। उसने कहा अच्छा ठीक करो, इट्स ओके। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपकी सैलरी क्या है? तो भाई साहब सक पका गए। तो मैं कहा क्या मतलब है आपका? तो कुछ उनको 35-40 हज़ार रुपये उस समय मिलते थे। ये मैं 2004-05 की बता रही हूँ आपको, सरकारी नौकरी में थे वो। तो उन्होंने बताया इतनी है। मैंने कहा यार आपकी इतनी नौकरी है तो पूरा टाइम आप करते रहते हो अपनी पत्नी का नाम लेके, चाय बना लाओ, ये चना ले आओ, ये कर लो, मेरा जूता कहाँ है, पॉलिश कहाँ है। मैं उस ज़माने में 50,000 कमाती थी। मैं 50,000 रुपये कमाती हूँ आपसे ज़्यादा, मेरा हक है मैं बैठ के खाऊं। वो दिन था, उसके बाद मेरे घर कभी नहीं आए। रिश्तेदारों का आना बंद करा दिया आपने। देखिए घर मेरा है, इसीलिए लोग डरते हैं पैसा बोलने मेरा वाली है, महिलाओं से। बोलने वाली महिलाओं से डरते हैं। अब यहीं पे कोई और महिला होती, मैं बहुत सारी अपने साथ की महिलाओं को जानती है जो से चुपचाप हैं करके वो हो जाती कि अरे ठीक है एक बार आए क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो जिसकी बोलने की आदत होता है, जिसको पता है कि आप सुन लेंगे, तो आपको 4 बातें फालतू सुने, भाई आपसे क्या मतलब यार, मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, पैसा और उसका खर्चा मैं उठा रही हूँ, यू आर नोबडी टू जज मी। आपको नहीं अच्छा लग रहा खाना, भाई आप अपनी कुक लेकर आओ, अपनी पत्नी लेकर आओ अगर आपको उसके हाथ का खाना है, हम नहीं दे पाएंगे आपको गर्म रोटी। मैंने भी बहुत देखा है ये, महिलाओं का बोलना किसी को पसंद नहीं होता। हाँ। लेकिन ये भी सच है क्या कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं? तो मेरा एक सेंटेंस जो काफ़ी सर्कुलेट होता रहता है बार बार, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सारी वक्तव्यों में ये चीज़ बोली है, जो कंडीशनिंग है ना पितृसत्ता की, पेट्रियार्की ने अपना जो सिपह सलार बनाया वो हमेशा महिला को बनाया। आप कहते हैं बाहर से इन्वेडर्स आए, इन्वेडर्स के जो सेनापति होते थे वो तो यहाँ के ही हिंदू राजा होते थे ना, उन्होंने ने हिंदुओं के खिलाफ किया। अंग्रेज़ों के गनमैन कौन थे? क्या वो अंग्रेज़ थे? हिंदुस्तानी लोग थे ना, जिन्हें उन्होंने रिक्रूट किया, जिन गोलियां भले उनके आदेश पे चली, चलाई किसने? हिंदुस्तानियों ने चलाई ना, हिंदुस्तानियों पे गोलियां। उसी प्रकार से पितृसत्ता में जो ट्रेन की हुई महिलाएं हैं वो सब महिलाएं हैं। महिलाओं पे चाबुक चलाने के लिए उन्होंने महिलाओं को ही ट्रेन किया, और उस पितृसत्ता से उन्हें थोड़ा बहुत अपना आज़ादी मिलती रहती। कैसी कि मान लीजिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जा रहे हैं, 4 लोगों के सामने बोलने की इजाज़त मिल जा रही है। आप देखेंगे घर में एक ऐसी महिला होती है जो सारी बहुओं को चुप करा के रखती है कि घूंघट करके रखो, सर पे पल्ला करो, फलाने आए उनके पैर छुओ। वो महिला खुद कुछ नहीं करती, वो घूंघट नहीं डालती। तो उसे ये आज़ादी मिली हुई है, और उसकी आज़ादी किस कीमत पे है? जो और बाकी घर की 4 महिलाएं हैं उनको दबा के रखने के लिए वो मैनेजर है। तो महिलाएं महिलाओं की दुश्मन नहीं हैं, पर हमारी जो उम्र दराज महिलाएं हमारे घरों में जो ताइयाँ हैं, चाचियाँ हैं, पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात की महिलाएं हैं, उनको ट्रेन इस प्रकार से किया गया है। उन्हें वो चीज़, उन्हें संस्कार के नाम पे, संस्कार की एक वो परत लगा के जो जामा पहनाया गया है कि ये संस्कार है, ऐसे बोलना संस्कार है, ज़ोर से ना हंसना संस्कार है, 4 लोगों के सामने सर पे पल्ला रखना संस्कार है। तो हमें वो संस्कार का चूरन चटा के अफीम चटाई गई है चुप रहने की, और कुछ नहीं। आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा हो कि ये नहीं होना चाहिए था? बहुत बार, बहुत बार। आपको ऐसा इन सब चीज़ों का सामना क्या आपको भी अपने काम में करना पड़ा, अपने जॉब के टाइम में करना पड़ा, जब आपको लगा हो कि नहीं पत्रकारिता जो है वो छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी है? मुझे लगता है पे डिस्पैरिटी एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ़ पहले भी होती थी, अभी भी होती है, कि उसी चीज़ के लिए जिस समय मुझे 12,000 मिल रहे थे, मेरे बराबर के साथ के लोगों को 15,000 मिल रहे थे, पुरुष होने की वजह से। तो पुरुष होने की वजह से 5-7 हज़ार का अंतर उस ज़माने में रहता था, जो अब कुछ 50 हज़ार में हो गया है। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिससे मुझे काफ़ी खटकता था कि सेम एक्सपीरियंस, सेम काम के बावजूद हमें सेम पे नहीं मिल रही थी महिलाओं के तौर पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकती थी। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेल एजुकेटेड हैं, हमारे साथ में एक लड़का है जो हमारे जैसा ही है, भले ही हमसे थोड़ा कम भी हो सकता है वो, मैंने ये भी कई बार देखा है, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, हम महिला हैं इसलिए हमको कम दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं देखूं, मेरे पास 2-3 मेरी महिला स्त्री बॉसेस रही हैं, और उनसे मैंने ये जाना, वो रिक्रूट करते समय ही लड़कियों को रिक्रूट नहीं करना चाहते।
क्योंकि उनके हिसाब से लड़का है, देर तक रुकेगा, आप उसे वक्त ज़रूरत बुलाएंगे। लड़कियों को फिर आने जाने की समस्या, सेफ्टी, ये सारे कंसर्न। और ये महिला बॉस की बात कर रही हूँ, या मैं पुरुष की बात ही नहीं कर रही हूँ। जो महिलाएं स्वयं बॉसेस हैं, ओनर्स हैं, वो भी लड़कियों को मौका देते समय कतराती कि अच्छा ये सिंगल लड़की आई है, कितनी उम्र हो रही है, शादी तो नहीं हो जाएगी आते ही, पता चले हम ट्रेन करें चली जाए, अच्छा शादी हुई है, बच्चा तो नहीं पैदा करने वाली है। तो इतने सारे कंसर्न उनके रहते हैं कि वो महिलाएं ही महिलाओं को मौका नहीं देती। तो पुरुषों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? महिलाओं का माँ बनना भी उनके करियर में एक बड़ी अड़चन है। बहुत बड़ी अड़चन है। मैं जिस समय मेरी पहली बेटी हुई तो मैं जैन स्टूडियोज़ के लिए काम कर रही थी। उनका इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था मैंने MBA करके। वहाँ पर जब, क्योंकि मुझे जाना था मैंने मैटरनिटी लीव पे, तो मैंने अपनी जगह पे अपने साथ की पढ़ी हुई एक लड़की को, उस समय तो लड़की ही थी, अब महिला है, रिक्रूट किया। क्योंकि एक जना कोई चाहिए जो सब कुछ संभालेगा। मैं 2-3 महीने के लिए मैटरनिटी लीव पे जा रही हूँ और ऑफ कोर्स हम एक्सपेंशंस कर रहे हैं, तो उसकी जगह बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे आने से उसे हटा दिया जाएगा। तो मैं उसे अपनी जगह पर रिक्रूट करके गई, सब कुछ बहुत अच्छा था। 3 महीने बाद मैं वापस आती हूँ, सबसे ज़्यादा समस्या उसको थी, सबसे ज़्यादा समस्या उसको थी। क्यों वापस आई है, बच्चा क्यों नहीं संभालती जाके, क्या ज़रूरत है काम करने की, इतना अच्छा तो कमाता है पति। तो आपके बॉसेस को समस्या हो से ज़्यादा आपके कलीग्स को भी समस्या हो सकती है। और आपके अंदर ये तो बहुत बड़ी कमी है कि आप बच्चा छोड़ के काम पे आ रहे हैं। इसके लिए तो बहुत गालियाँ हर महिला सुनती होगी और उसे शायद गिल्ट फीलिंग भी होती होगी। काफ़ी गिल्ट होता है लोगों को बच्चे छोड़ के काम पे जाने का। मुझे भी था, मेरी माँ ने काफ़ी झकझोर के मुझे उससे बाहर निकाला कि ऐसे तो हो गया काम, हमने नहीं छोड़ा तुम लोगों को, तुम लोग अच्छे खासे बने ना, इंडिपेंडेंट हुए, तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। तो मैं निकली। वरना छोटी वाली मेरी बेटी जब हुई थी वो बहुत बीमार थी शुरू में 5-6 महीने। मुझे लगा था मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उस समय मेरी माँ खड़ी हुई कि नहीं, बच्चा मेरे पास छोड़ो। वो आके रही, तो मैं बाहर निकली दोबारा से। और वो क्या करती थी, वो आके बैठ जाती थी, वो कहती थी जाओ कॉफ़ी पी के आओ, नौकरी पे मत जाओ, मत ढूंढो नौकरी, किसी फ्रेंड से मिल के आओ, कॉफ़ी पी के आओ, पर निकलो, ये बच्चा छोड़ के निकलो, ये मोह है तुम्हारा। तो ऐसी माएँ चाहिए आपको जो आपको राह दिखाए, वरना आप रह जाएंगे वहीं। बहुत बड़ी ये समस्या है समाज में कि जब महिलाएं, उनकी शादी हो जाती है, उन्हें काम छोड़कर ससुराल जाना होता है। ससुराल जाना है तो कभी कभी शर्त भी उनके सामने आ जाती है कि अब तो शादी हो रही है तो अब तो काम छोड़ ही दोगी। मतलब ये उनसे पूछा नहीं जाता है, उन्हें बताया जाता है। आपने भी देखा होगा, पत्रकारिता का इतना लंबा अनुभव आपके पास है तो आपने बहुत देखा होगा। और बहुत सारी महिलाएं जब काम करते हुए ससुराल जाती हैं तो जब वो माँ बनती हैं तब तो फिर ये दी एंड होता है उनके करियर का कि नहीं, अब ये जॉब नहीं करेगी क्योंकि बच्चा संभालेगी। लेकिन ऐसा लड़कों के साथ नहीं है। लड़कों को ऐसा नहीं करना पड़ता है, वो पुरुष है, वो तो काम करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। तो क्योंकि उन्हें प्रोवाइडर के ही रोल में हमेशा देखा गया। इसलिए आप ये, अब इसमें मैं थोड़ा महिला से पुरुष के ऊपर आती हूँ। एक लड़का, मान लो एक लड़की के पास तो चॉइस है, मैं आज काम ना करना चाहूँ, तो हमारा समाज में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है कि महिला एक हाउसवाइफ हो सकती है। पुरुष के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके ऊपर कितना प्रेशर है, अगर वो चाहे ब्रेक लेना, 3 महीने 6 महीने नौकरी ना करना चाहे या ना ही नौकरी करना चाहे, तो आप सोचें उसके ऊपर कितना, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं तरह तरह के, उनसे एक सर्टेन तरह की एक्सपेक्टेशन है, उसी प्रकार पुरुष से भी तो है। वो बेचारा चाह कर भी जीवन नहीं जी सकता, उसको हमेशा उस रैट रेस में रहना है जहाँ पर उसे कमा के लाना है, क्योंकि उसे पुरुष अपने आप को साबित करने के लिए ये उसकी शर्त है। और ये भी उस पर समाज ने ही थोपी है, ये उसने चुनी नहीं है। हर पुरुष तो ऐसा नहीं होगा ना जो कंपटीशन में जाके कुछ बन के, इंजीनियर बन के कुछ करना ही चाहता है। कोई तो ऐसा होगा जो चाहता होगा यार स्लो लाइफ चाहिए, किताबें लिखूंगा, पढ़ूंगा, मुझे नहीं करना काम। आप देखें हाउस हस्बैंड आपको कम मिलते हैं, पर आज के समाज में हैं 2-4 ऐसे लोग जिन्हें मैं जानती हूँ जो हाउस हस्बैंड्स हैं। वो बताते हैं उनके पास फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है वो थोड़े से कम पुरुष हैं, उनकी मर्दानगी थोड़ी सी कम है, क्योंकि उन्होंने चुना है अपने घर में रह के बच्चों को पालना, क्योंकि उनकी पत्नियों की जॉब बेहतर है या आप कह लें कि ट्रांसफरेबल है,
तो ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको उन्हीं के साथ वाले उस तरह से सम्मान नहीं देते, उनका परिवार उन्हें वो सम्मान नहीं देता जिसके वो हकदार हैं। तो समस्या समाज की है कि उसने कुछ स्टीरियोटाइप बनाए हैं, महिला ऐसी होनी है, देवी स्वरूप होनी चाहिए, त्याग की मूर्ति होनी चाहिए, सर्टेन तरह से। ये पुरुष है, ये रोएगा नहीं, ये अपनी बात कहेगा नहीं, और इसका काम है जीवन भर एक बैल की तरह से गाड़ी में जुते रहना और लोगों को अपनी पीठ पे लाते रहना। तो समाज ने दोनों के लिए, दोनों के ऊपर दया नहीं करी है दरअसल, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और दोनों को उसमें लगा रखा है कि ये चाबुक तुम्हारा, ये चाबुक हमारा। ये अब धीरे धीरे टूट रहा है, थोड़ा और इसे खोलने की आवश्यकता है कि इतना प्रेशर लड़की पे भी कमाने का क्यों। आप लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, आप बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेंगे। लड़की हो सकता है कि ग्रेजुएशन हो, केवल ना कोई काम कर रही हो। अभी तक तो हम पढ़ी लिखी लड़कियों और करियर की बात कर रहे हैं, पर लड़की के पास ये सुविधा है कि अगर वो नौकरी नहीं करना चाहती है तो ऐसे पुरुष हैं जिन्हें हाउसवाइफ चाहिए। हमेशा ये देखा जाता है कि लड़की जो है वो लड़के से कम हो, लड़का लड़की से थोड़ा ऊपर हो, तब शादी होगी। और लड़के भी देखते हैं लड़की कम हो, और लड़की भी देखती है कि लड़का मुझसे ऊपर हो। हाँ, लड़कियां जो अच्छा कमा रही हैं वो नहीं चाहती उनसे कम कमाने वाला पति हो, जबकि लड़का ये चीज़ मान लेता है कि कम कमाने वाली है पत्नी तो भी कर ले। अब जब यही लड़का पलट के सवाल कर देता है तो हम कहते हैं अरे यार, शिवलरी इज डेड। पर अगर आप किसी को जिस मापदंड पे देखोगे वहाँ पे दोनों को देखना पड़ेगा, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हमारे हिसाब से। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने एक बेरोजगार आदमी से शादी करी। मेरा पति जब मुझसे शादी करने के लिए आया था तो वो नौकरी छोड़ कर आया था, और मेरे पिता ने फिर भी उससे शादी कर दी, ये जानते हुए कि उसके पास नौकरी नहीं है। तो या तो परिवार में वैसे लोग चाहिए जो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हों कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि नौकरी क्या है। आपके पति ने आपसे शादी करने के लिए नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ी, वो लखनऊ आया, 3 महीने लखनऊ में रहा, अपने घर वालों को मनाया, मेरे घर पर रिश्ता भिजवाया, शादी हुई। जिस समय हमारी शादी हुई अनुराग के पास नौकरी नहीं थी। कहाँ मिले थे आपको? कहाँ मिले थे? हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। पहली मुलाकात याद है आज भी? मेरे बड़े भाई के साथ पढ़े हुए हैं अनुराग, तो पहली मुलाकात क्या, घर में आना जाना रहा है। हम लोग एक दूसरे को पहले से परिवार जानते रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि मुझे जो बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपनी जो फर्स्ट जॉब में थी और कुछ समस्या में थी, तो ही वॉज द पर्सन हु वॉज ऑलवेज अवेलेबल इन दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में काम कर रहे थे। तो जब मेरे भाई यहाँ पर नहीं थे, ही वॉज देयर कि कोई ज़रूरत है तो आप फ़ोन किसको करोगे, अन्नू को करोगे। तो ऐसी कोई पहली मुलाकात थी ही नहीं हम लोगों की, क्योंकि हम एक दूसरे को हमेशा से देख रहे थे। और इतना ज़्यादा देख रहे थे कि जब हमारी एंगेजमेंट हुई और हमने एक दूसरे को वाकई फॉर्मल वे में देखा, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को देख के ना हंस रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि मैंने उसे कभी सूट में नहीं देखा था, कोट पैंट दिस दैट, उसने मुझे इस तरह से साड़ी वाड़ी में नहीं देखा था। तो हम एक दूसरे का मजाक लिटरली उड़ा रहे थे कि यार हम लोग लग ही नहीं रहे हैं कि हमें हमेशा वैसे लोअर टी शर्ट में, जीन्स टी शर्ट में घूमने वाले बच्चे, हमने एक दूसरे को उस तरह से देखा था। तो हाँ, हमारी कहानी थोड़ी सी अलग थी। जब आप तितलियाँ पढ़ेंगी तो इसमें आयुष और श्रुति की जो कहानी है वो काफ़ी हद तक मेरी और अन्नू की कहानी है। तितलियाँ जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हर महिला उसको जी रही है। हाँ, तो कैसे लिखी तितलियाँ? तितलियाँ दरअसल एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो मेरे समय में जब मैं पढ़ रही थी उस समय घट रही थी। तो इसमें ऑफ कोर्स मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, मेरा पति भी एक कैरेक्टर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तो सब लोगों के नाम बदले हुए हैं, जगह कुछ बदली हुई हैं, लेकिन सब कुछ सच कहानी है। उसी में हम 90s में थे जब हम लोग को इतनी तमीज़ और अक्ल नहीं थी कि सेक्सुअलिटी होती क्या है। अपने को सिर्फ ये पता था एक पुरुष होते, एक स्त्री होती है, और उसके अलावा ट्रांसजेंडर होता है। हम नहीं जानते थे इससे अलग भी कोई सेक्सुअलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब हम लोग पढ़ते हुए जिस समय घट रहा था कुछ लोगों के साथ जो अपने आप से 2-4 हो रहे थे, उन्होंने पता चल रहा था कि यार उनका जो ओरिएंटेशन है वो अलग है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। तो वो उनके घर में बीमारी के तौर पे देखा जा रहा था। और मैं यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रही हूँ कि इसमें एक ऐसा पात्र है जिसके ओरिएंटेशन को उसकी माँ उससे पहले समझ जाती है, क्योंकि टीन एज में उसकी माँ को पता चल रहा है कि मेरी बेटी का ओरिएंटेशन क्या है। बेटी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे पता ही नहीं है, हमारे पास एजुकेशन ही नहीं थी, इतना खुलापन नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो ये 90s की वो कहानी है जिसमें ट्रांजिशंस हो रहे हैं,
लोग बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक ऐसी लड़की है जो अपने ही साथ की एक लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है, पर उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे संभव है। तो उसे लगता है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शायद इसलिए ये मुझे अच्छी लगती है। तो ये जो अपने आप से मिलने की कहानी है, तितलिया में आपको इस तरह से ना 2-3 अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी और वो सब कहानियाँ एक दूसरे से आके जुड़ जाती हैं। जहाँ पे एक श्रुति आयुष है, जहाँ पे एक पाखी और नुपुर है, जहाँ पे एक सुम्बुल और मतलब इसमें एक मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़के की भी कहानी है, जिसको लेके काफ़ी बैकलैश आया, क्योंकि जो सुम्बुल है उसका ओरिएंटेशन उसको पता नहीं चल रहा है। वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड है पर लड़के से शादी करती है, तो उसे समझ नहीं आ रहा उसके जीवन में कन्फ्यूजन क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में घट रही थी पर हम लोगों को पता ही नहीं थी, हमें ज्ञान ही नहीं था कि वो होती हैं। तो वो 90s के दौर में है, जिसमें बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडी आपको मिलेगी और साथ साथ में बहुत संवेदनशील मुद्दे मिलेंगे, जिसमें आपकी होमोसेक्सुअलिटी एक है, सूडो सेक्युलरिज्म एक है, क्योंकि जो हम यहाँ पे अभी हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब और बहुत सारी बातें करते हैं। क्या है गंगा जमुनी तहजीब? एक तरफ से सब कुछ टॉलरेट करते रहना गंगा जमुनी तहजीब नहीं हो सकती, उसमें 2 लोग चाहिए पड़ते हैं। तो वो 2 लोग आपको इस कहानी में मिले। आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं क्रिमिनल हो रही हैं क्रिमिनल हो रही हैं महिलाएं। तो कभी देखते हैं कि पति को ड्रम में डाल दिया, कभी हनीमून पे निपटा देते हैं। तो ये जो सोच है, आई लव दैट, ये जो सोच है जी, क्यों है? कैसा सोचती हैं वो महिलाएं? कौन इनको क्रिमिनल बना रहा है? क्योंकि बहुत टाइम से हो रहा है महिलाओं का शोषण, लेकिन जब ये घटनाएं होना शुरू हुई तो समाज का दायरा, सोच, पैमाना सब बदल गया। तो कैसे वो महिलाएं सोचती हैं कि वो इतना बड़ा क्राइम कर देती हैं? आप ये आज की बात कर रही हैं, महिलाएं क्रिमिनल हो रही हैं? घर में जो बेटी जलाई जाती है उसको अकेले पुरुष जलाता है, उसके साथ में नंद और सास नहीं होती। ये सच है? बिल्कुल सच है। जो दहेज हत्याएं होती हैं उसमें आपको क्या लगता है खाली पुरुष मार देते हैं घर में? पुरुष तो नहीं मार देते हैं अकेले। तो महिला कंप्लिसिट तो हमेशा से थी, क्राइम में बराबर की साथी रही है महिलाएं। हाँ, अकेले अकेले उन्होंने इस तरह से डिसीजन लेना, अभी तक क्या होता था, महिलाएं कम से कम बच्चा नहीं छोड़ती थी, कि अगर उन्हें पुरुष से समस्या भी है, पति से समस्या भी है, तो भी बच्चों के लिए वो रह जाती थी उस मैरिज में। अब जो हम घटनाएं देख रहे हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है हम इन्हें देख पा रहे हैं, मुझे लगता है घटती हमेशा रही होंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा से घट रही थी। हैं कुछ चीज़ें पहले हम देख नहीं पाते थे, लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट अच्छे से हो पाती हैं, सोशल मीडिया की वजह से हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम उन्हें देख पा रहे हैं। तो समस्याएं थीं, महिला क्राइम में हमेशा से साथी थी, बड़े क्राइम को अंजाम देना उसने रिसेंटली शुरू किया। और बड़ी मज़ेदार बात है कि इतनी महिलाएं हर साल जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती। कितनी लड़कियां मार दी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। रोज बलात्कार हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, अनगिनत। पर एक केस 3 महीने में, 6 महीने में आता है जहाँ कोई महिला पति को नीले ड्रम में भर देती है या हनीमून पर मार देती है, और आप देखिए चारों तरफ कितनी तेजी से फैल जाता है, औरतें ऐसा कर रही हैं, औरतें ऐसा कर रही हैं। दिस इज द नैरेटिव। यही तो नैरेटिव है जिसने हमेशा से हमें ये बताया था कि औरतों का काम है घर के अंदर रहना, जिसने हमें बताया था कि आदमियों का काम है प्रोवाइडर बने रहना। यही वो नैरेटिव है जो ये सारी हत्याएं दबा देता है, जो साल में इतने सारे बलात्कार होते हैं, मॉलेस्टेशन होता है, जो घटनाएं होती हैं वो हमें नहीं दिखती हज़ारों की संख्या में, और वो जो 2 से 5 घटनाएं होती हैं साल में उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम हैं, समाज है, समाज की ऐसी सोच है। क्योंकि क्या होता है, आप न्यूज़ बैकग्राउंड से आती हैं, आप जानती हैं कुत्ता आदमी को काटता है तो न्यूज़ नहीं होती है। रोज़ जब लोग मरते रहते हैं तो उसका न्यूज़ होना, न्यूज़ की अहमियत कम हो जाती है। रोज़ औरतों का मरना आम बात हो गई है ना, तो उल्टी बात जब होती है तो वो एकदम से हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि वो आपको आईबॉल्स दिला रही है। तो ये हमारा जो कुछ हमने वो बना रखे हैं, नॉर्म्स बना रखे हैं कि आदमी कुत्ते को काटेगा, तो यही है कि महिला पुरुष को मार देती है तो वो बड़ी खबर हो जाती है। क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि ये कुछ उलट हो गया, जो हमेशा हो रहा था उससे अलग हो गया।
तो ये थैंक्स टू अवर न्यूज़ चैनल्स कि ये ऐसी चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं और बहुत छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना। किसी का मरना छोटा नहीं होता। स्टिल अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो जितने लोग रोज में महिलाएं मर रही हैं और जितने पुरुष मरे हैं वो नगण्य में आएगा शायद, पर ठीक है, ये भी क्यों ही हो। कहीं ना कहीं पूरा समाज जिम्मेदार है, क्योंकि एक महिला को 100%। जिसके अंदर इतनी ममता होती है कि अगर किसी को खरोच लगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले महिला जाती है, केयर करेगी उसकी। घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग खाना खा लें, उसके बाद महिला खाना खाती है। और उसी समाज में रहने वाली, जहाँ उनकी परवरिश हो रही है, उसी समाज ने उसे क्रिमिनल बना दिया कि जब वो एक आदमी की जान ले रही है तो वो ये नहीं सोच पा रही है कि वो कर क्या रही है। मुझे इसका लगता है जिम्मेदार पूरा कलयुग समाज में, है। हाँ सच कह रही हैं आप। कलयुग में जैसे सतयुग में अलग अलग लोक थे कहा जाता है। पृथ्वी लोक अलग था आपका, दैत्य लोक अलग था, स्वर्ग लोक अलग था। आप जब द्वापर में आए तो वो अलग अलग रीजन में हो गए, लेकिन सुर असुर मनुष्य सब वही थे। जब आप त्रेता में अलग अलग रीजन में हो गए। जब आप द्वापर में आए कृष्ण के समय तो एक ही परिवार, एक ही खानदान में कंस भी था, कृष्ण भी थे। आज एक ही मनुष्य के अंदर कलयुग में सुर असुर दोनों हैं। हमारे पास दोनों प्रवृत्तियां हैं। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज़ बाहर आएगी, और वो पूरे तौर पे आपकी परवरिश पे, कि आपकी परवरिश कैसी हुई, आपने कैसा बचपन देखा है, आपके घर में आपके माता पिता किस बात पे कैसे रिएक्ट करते थे। आप चाहते ना चाहते वो आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। आप वैसे ही रिएक्ट करते हैं। आप जब देखते हैं माँ खाना परस रही है, पिता बैठ के खा रहा है, तो आप यही एक्सपेक्ट करने लगते हैं अपनी पत्नी से। वो आप चाहते नहीं थे पर आपने देखा वही है। तो जो आप देखते हैं, आप बच्चे को बोल के कह लीजिए सच बोलो, फिर कोई घर में आए और कह दो कि भैया कहना बेटा हम घर पे नहीं हैं। वो आपके करने से सीख रहा है, वो आपके कहने से नहीं सीख रहा है। तो जो समाज में आप देख रहे हैं वही आप कर रहे हैं। परिवार में जो आप देख रहे हैं वही आप कर रहे हैं। तो सुर असुर दोनों हमारे अंदर है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन में क्या बाहर आएगा। सिया इन एग्जाइल या आप बेहया पढ़ेंगी तो आप ये पाएंगी जो यश का कैरेक्टर है, राम से रावण में उसका जो ट्रांजिशन होता है सिया के जीवन में, जो उथल पुथल मचती है वो क्यों मचती है? क्योंकि एक ही मनुष्य के अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं। किस सिचुएशन में क्या बाहर आएगा वो असल में उसकी परवरिश और उसकी अंतरात्मा जानती है। मैं कुछ पढ़ रही थी आपकी किताबें तो मैंने देखा बुई जो आपने लिखी है जी। तो बुई में मैंने कुछ अलग देखा जिस पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल, जो नहीं होती है। लड़कियों की शादी होती है, वो ससुराल चली जाती है, उनको ये बता दिया जाता है कि ये अब तुम्हारा घर है। मायका उनका घर नहीं है, ये लड़कियों को पता होता है। वो बात अलग है कि आज पढ़ लिख कर लड़कियां ये कहने लगी हैं, ये समझने लगी हैं, या उनके माँ बाप को भी ये समझाने लगी हैं कि ये भी उनका घर है। वो जिस ससुराल में जाएंगी वो भी उनका घर है, क्योंकि उनके बिना घर नहीं है। लेकिन वही में आपने जो लिखा वो मैं पढ़ रही थी कि लड़कियों को उनकी मतलब जो माँ बाप की जायदाद है उसमें हिस्सा लड़कियों का नहीं, और अगर वो चाहे तो ले सकती है, ये कानूनी हक है। लेकिन फिर भी वो नहीं लेती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर लिया तो भाई से बिगड़ जाएगी। और एक जो हमारे लिए सुविधा है वो ये है कि अगर ससुराल में बिगड़ा तो चले जाएंगे भाई के पास, लेकिन अगर उसका हिस्सा हमने ले लिया तो वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो उसका हिस्सा नहीं है। आपने कहा उसका हिस्सा, भाई का हिस्सा नहीं है वो। अगर 2 बच्चे हैं घर में तो दोनों का घर में जो हिस्सा लिया, हाँ, दोनों का हिस्सा है। बुई की जो कहानी है इसमें 2 चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि बहुत असामान्य है। स्टीरियोटाइप तोड़ना मेरा बहुत बड़ा मकसद है। हर किस्म का स्टीरियोटाइप मुझे तोड़ते जाना है। बेहया में मैंने वर्किंग वुमेन इंडिपेंडेंट होती हैं, वो अपनी किस प्रकार से आज़ादी जो हम कहते हैं कि लेती हैं, उसका स्टीरियोटाइप तोड़ा है कि स्टीरियोटाइपिंग कैसे होती है। तितलियाँ में अगर आप देखेंगे तो हमने धर्मनिरपेक्षता, जातिगत भेदभाव से ऊपर हट के पुरुष और महिला के बीच में होमोसेक्सुअलिटी, पुरुष का गे होना कितना सामान्य है, महिला का लेस्बियन होना छी कितना गंदा है। ये भी तो एक स्टीरियोटाइप है। ये समाज अभी भी स्वीकार नहीं कर पाया है, समाज बिल्कुल नहीं करता। ये भी तो एक भेदभाव है। पुरुष कह सकता है, महिला का आपको पता नहीं चलेगा, वो बता भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो है तो उसे समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है। बुई का जो स्टीरियोटाइप है वो 2 चीज़ें आती हैं। ये स्वाति शर्मा की कहानी है। एक ऐसी लड़की, शर्मा जी की बेटी, जिनके पिता IAS थे और जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाने में बहुत समय और मन से चीज़ें लगाई।
हम्म, इसमें शर्मा जी की जो बेटी है उसकी जो माँ है, इसमें मेन विलेन आप कह लें। हमने हमेशा माँ को माता कुमाता नहीं होती ऐसा माना है, लेकिन माताएं ही हैं जो बेटी और बेटे का फ़र्क करती हैं। तो इस कहानी में एक स्टीरियोटाइप ये टूटता है कि हर माता परफेक्ट होती है। माता परफेक्ट नहीं है। स्वाति की जो माँ है वो चाहती है कि स्वाति शादी ना करे क्योंकि पिता की डेथ हो गई है, भाई को पाले, भाई को पालती है, उसको पढ़ाती है, और ये स्वाति को शादी नहीं करने देती है। जिसको वो पसंद करती थी उससे पहले उसका ब्रेकअप हो जाता है। फिर रिश्ते जितने भी आते हैं माँ हर रिश्ते को नकार देती है क्योंकि उसे ये डर है कि अगर ये शादी करके चली गई तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा। बेटा छोटा है उम्र में, लेट पैदाइश है उसकी, उन्हें पुत्र रत्न चाहिए था, तो वो उसे शादी नहीं करने देती है। फिर एक उम्र आती है जहाँ स्वाति की शादी हो नहीं सकती। भाई को वो बड़ा कर चुकी है, भाई का करियर है, भाई का परिवार है। अब वो भाई के बच्चे की सिर्फ आया है। जो बुई है वो, उसका बेटा उसे बुआ नहीं बुई बुलाता है। भाई का जो बेटा है वो उसे बुई बुलाता है। जबकि एक इंडिपेंडेंट लड़की जो कि इंटरनेशनल पोजीशन होल्ड करती है, कैसे वो धीरे 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 घर में एक आया बन के रह जाती है, लेकिन वो अपने ही हिस्से में नहीं रह सकती। अब उसका काम खत्म हो गया, भाई सेटल हो गया, भाई का बच्चा बड़ा हो गया, अब उसका कोई काम नहीं। अम्मा चाहती है वो सब छोड़ के चली जाए ताकि भाई को वो घर मिल जाए, वो बेचे रखे जो चाहे करे। तो ये बुई की कहानी जो है वो एक स्टीरियोटाइप को तोड़ती है, जिसमें माँ है जो चाहती है कि बेटी घर छोड़ के चली जाए क्योंकि अब बेटी का सब काम हो गया। बेटी जो लगभग 50 साल की हो गई है, तो वो अपने आप को कैसे डिस्कवर करती है, कैसे अपनी जगह बनाती है। मेरी कहानियों में समस्याएं नहीं है, समस्याएं तो एग्जिस्ट कर रही हैं समाज में, कुछ कुछ उनके सॉल्यूशंस भी हैं, जहाँ पर मैं चाहती हूँ एक, लोग बोलें ज़रूर, दूसरा कभी भी देर नहीं होती है। आप जब चाहें आप शुरू कर सकते हैं। आपको चुनना है। जब आप अपने आप को चुन लेंगे, आप समस्या समझ लेंगे, तो आपके पास हमेशा वो रास्ता होगा कि आपको सोल्यूशन दिखाई देगा, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो आप चाहें तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ एक छोटा सोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि किताब लिखने की सबसे अच्छी बात है कि एंडिंग आपके हाथ में। असल ज़िंदगी में जो भी हुआ हो, आप चाहें तो एंडिंग बदल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये जो एक ताकत है, ये मैं अपने किरदारों को ज़रूर देती हूँ कि एंडिंग उन्हें बदल देनी है, वो ज़रूर आप अचीव कर सकते हैं। तो बुई की कहानी में हाँ, प्रॉपर्टी राइट्स उसके पास हैं, घर उसके नाम है, और वो अंत में दे देती है, उसके बेटे को दे देती है, नहीं लेती है वो कुछ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि माँ चाहती है वो छोड़ दे, इसके लिए वो हटती नहीं है। वो अपना राइट समझती है और उसके लिए खड़ी होती है। सोसाइटी आज भी बेटियों को, लड़कियों को उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाई जो उनका असल रूप है। एक माँ अपनी ही बेटी को अपना नहीं कह पाती है क्योंकि अब वो ससुराल की है, पराया धन है, पराया धन है। ये हमें आज भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों को, महिलाओं को मनुष्य समझना शुरू करें। ये अगर हम मनुष्य को मनुष्य समझें और स्त्री और पुरुष में ना बांटें तो बेहतर होगा। आप जाति और धर्म और इसकी उसकी बात करते हैं, यहाँ तो सारी समस्या ये मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है। स्त्री से एक्सपेक्टेशन ही मनुष्य से पार है, देवी वाली है। सब कुछ कर ले, कुछ भी ना कहे, त्याग करे। अभी आप बता रही थी ना, सबसे आखिरी में खाना खाए, ममता हो, होती नहीं है, देख देख के आ जाती है। क्योंकि जो पैदा होता है बच्चा, वो लड़का भी लड़की भी, दोनों का मन कोमल होता है। आप जैसा उन्हें पालेंगे वो वैसे बन जाएंगे। आप जैसा चाहें, आप चाहें उन्हें आतताई बना दें, आप चाहें तो उन्हें देवता तुल्य बना दें। तो ये तो परवरिश के ऊपर है। पर हमने मान रखा है कि लड़की है तो उसके अंदर ममता होगी, उसके अंदर ये गुण होगा, उसके अंदर वो गुण होगा। मेरी एक भी हीरोइन के अंदर ये गुण नहीं है। मेरी सारी हीरोइन सामान्य दिखने वाली महिलाएं हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खूबसूरत नहीं दिखती, सब सांवली हैं, कोई खाना बनाना नहीं जानती, और सब की सब इस तरह की हैं कि अल्लड़ हैं। उनके अंदर जो स्त्री औचित्य गुण होते हैं, एक को में नहीं, ना श्रुति में है, ना स्वाति में है, ना सिया में। मैं इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दूंगी कि औरत ऐसी होनी चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मनुष्य पैदा हुई है, जो रास्ता चुनेगी वहाँ जाएगी। जैसे हमने, मेरी जो कहानियाँ हैं उन्हें हमें स्त्रीवादी कहानियों में रख दिया। जब पुरुष एक कहानी लिखता है, उसमें नायक होता है, हम कहते हैं ये पुरुषवादी कहानी है, हम नहीं कहते हैं। उसका नायक है, नायक
अपना स्ट्रगल कर रहा है, वो जिस लड़की से प्यार करेगा उससे शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि घर वाले नहीं चाहते हैं। ऐसा ही तो हमारी कहानियों में हो रहा है, हाँ। ऐसा ही पुरुषों की कहानी में हो रहा है। पर फिर भी ये स्त्रीवादी का डब्बा है, इसे पुरुष नहीं पढ़ेगा, स्त्री कहानियां हैं। तो ये अगर तोड़ दिया जाए ये स्टीरियोटाइप कि मनुष्य की कहानियां हैं, पढ़ के देखिए तो शायद आप भी कुछ एक आध चीज सीखें। तो आपकी बात सुन के ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण बहुत होता है। किस बात का सशक्तिकरण होता है? महिलाओं को सशक्त बनाना है या इसका पर्पस जो है वो महिलाओं को अवेयर करना ही है असल में, या उन्हें कुछ सिखाना है? जो महिला पूरे समाज को, अपने बच्चे को सिखा रही है। बच्चे की अपब्रिंगिंग कौन कराता है? एक माँ कराती है। परिवार कौन चलाता है? माँ चलाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं इस दौर में कि महिला सशक्तिकरण होता है। ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की, आपको लगता है? महिला सशक्तिकरण मैं बोलूँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी वैसे, लेकिन लॉलीपॉप है ये, सिर्फ एक औरतों को दिया हुआ लॉलीपॉप है। सशक्तिकरण के नाम पे क्या हो रहा है? आप सोचिए, आपने कितनी छोटी वो सोच कर दी है कि औरत को घर से निकलना भर ही एम्पावरमेंट लगने लगा। हाँ, कितनी छोटी सोच कर दी है कि एक नौकरी ही उसे अपनी आज़ादी लगती, जबकि नौकरी अपने आप में फिर कहीं और बंध जाना है। पर वो उसके मायने बना दिए गए सशक्तिकरण के, नौकरी करना। क्योंकि अभी तक क्या था कि जो पैसा था, जो अनपेड लेबर वो घर में कर रही है, उसको इज्जत नहीं दी गई। अगर हम जो हाउसवाइफ्स हैं उनके किए हुए काम को इज्जत देते तो शायद बाहर निकल के जो उसे ये अलग से एक इज्जत कमाने के लिए रोटी कमाने नहीं जा रही है, वो सशक्तिकरण के नाम पे इज्जत कमाने जा रही है कि मुझे भी घर के अंदर वही रिस्पेक्ट मिले। हर औरत रोटी कमाने नहीं निकली है। लेकिन बहुत फिर अच्छे घरों की महिलाएं भी काम करना चाहती हैं क्योंकि उनके पति जो है उनको इज्जत नहीं देते। इज्जत परिवार में नहीं होती ना, बच्चे भी नहीं देते। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि पापा नहीं इज्जत करते मम्मी की, तो वो घर में आप किस तरह से घर की जो स्त्री है उसे ट्रीट करते हैं, उसी पर निर्भर करता है कि बच्चे, समाज और परिवार आपकी पत्नी की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं क्वीन की तरह ट्रीट करना, आप चाहते हैं कि आपके घर में चीज़ें वैसी हों, तो लोग भी वैसे करेंगे। जैसे पति ट्रीट करता है आप देखेंगे, वैसे ही सब लोग उसकी पत्नी को ट्रीट करते हैं। बच्चे भी वो देखते हैं बाप कैसे करता है, जो परिवार है वो भी देखता है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है पति पत्नी के बीच में, बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहती लोगों को काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल महिलाएं काम करें, फिर दोहरा बोझ अपने ऊपर क्यों लें? क्योंकि हमने फिर उनसे सुपर वुमन बना दिया है। वो जो एक तस्वीर आती है ना कि एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में ये है, आप ये कर करके शोषण कर रहे हैं सशक्तिकरण के नाम पे महिला का। वो 4 गुना काम कर रही है और उसका शरीर उसे इजाज़त नहीं दे रहा। मैं जिस उम्र में हूँ, पेरीमेनोपॉजल उम्र में हूँ, मैं जानती हूँ कितनी खीज होती है। आपसे वो काम उस तरह से नहीं होते जो आज से 5 साल पहले होते थे। और आपका जो परिवार है, आपका जो कंपनी है, हर कोई एक्सपेक्ट वैसे ही करता है। क्योंकि अभी तक तो आप ही कर रहे थे ना, अकेले अपने कंधे पे हनुमान बन के सब उठाया हुआ था आपने। तो ये ज़रूरत है एजुकेट होने की कि सब कुछ अकेले करना ज़रूरी नहीं है। बच्चों की आदत डालिए कि वो आपके साथ में काम में हाथ बटाएं, और उसे हेल्प का नाम मत दीजिए। वो घर में उनका कंट्रीब्यूशन है, हेल्प कह के काम के कंट्रीब्यूशन को आप कम मत करिए। क्योंकि जब वो कहते हैं अरे कितने अच्छे बच्चे हैं, बड़ी, मेरे घर बहुत लोग आते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितनी हेल्प करते हैं आपकी। हेल्प करते हैं, उनका काम है, उनका परिवार है, उनका घर है। अगर मेरा घर है, उनका भी घर है। सो वट एवर दे आर डूइंग, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सब लोग मिल के हाउस होल्ड चलाते हैं। उसमें लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, अरे आपके हस्बैंड इतनी हेल्प करते हैं, आपका पति इतना हेल्प कर रहा है, आपके बच्चे इतनी हेल्प नहीं कर रहे भाई, उनका काम है, उनके हिस्से का काम है, वो कर रहे हैं। ये हमने और उसको बना रखा है कि हम महिमा मंडित कर देते हैं। थोड़ा बहुत कोई काम करता है ना, कमाल है, कमाल है। और इसी का कारण है महिलाओं पे ओवरबर्डन आ जाता है कि वो जब झगड़ा हो रहा होता है तो महिला कहती है नहीं मैं कुछ कहाँ कह रही हूँ, और फिर 3 घंटे लड़ती हैं। वो इसीलिए लड़ती है क्योंकि उन्हें लगता है अगर समय समय से कहती रहोगी ना बहन, तो एक दिन मैं कहाँ कह रही हूँ कह के बहुत सारा लड़ना नहीं पड़ेगा। बीच बीच में बोल लिया करो कि सुनो ये काम कर दो, सुनो मुझसे आज उठा नहीं जा रहा, आज ये होगा। बोलना शुरू कर दो। यकीन मानो उसको अपने आप समझ नहीं आता है, जो तुम्हारा साथी है, जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा बेटा है या बेटी है, बताना पड़ता है। अगर उसे बताओगे ना फिर वो नहीं समझेगा तो दिक्कत है।
फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है। पर वैसे मनुष्य है, अगर मैं कहूँ आराधना मुझे पानी उठा दो, तो क्या आराधना नहीं देगी? पर हमारी समस्या ये, हम सोचते हैं इतनी देर से बोल रहे हैं, अपने आप क्यों नहीं दे देती? एक्सपेक्टेशन कम करो। भगवान बुद्ध ने कहा है एक्सपेक्टेशंस ही दुख का कारण है। तो हम अंत में करेंगे रैपिड फायर और पूछेंगे छोटे छोटे सवाल, आप हमको दीजिए जवाब प्यारे प्यारे से। तो आपको किताबें या कैमरा? किताबें। साइलेंस या लाउड म्यूजिक? खामोशी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जिसको जो सी सूट करे। फेमिनिज्म पर एक शब्द? इक्वालिटी। स्ट्रॉन्ग वुमेन या सॉफ्ट हार्टेड वुमेन? Women, they are strong. And of course they have soft hearts. फेम या पीस? Peace. दिल टूटना या भरोसा टूटना? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि भरोसा टूटना दिल टूटने से ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है। दिल तो कुछ दिनों में किसी और के साथ लग जाएगा, भरोसा टूट गया बहुत मुश्किल काम है, जुड़ता नहीं। भरोसा टूटना मुश्किल काम है। रात में लिखना या सुबह लिखना? सुबह एकदम 4 बजे। एक चीज़ जो महिलाओं को आज ही छोड़ देनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस। बोलना शुरू करो, बेहया बन जाओ। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना विनीता अस्थाना जी से, क्योंकि उन्होंने जिन कहानियों को शब्दों की शक्ल दी है वो केवल कहानियाँ नहीं, वो एक दौर है, वो एक पीड़ा है, एक दर्द है जो किसी ने जिया है और उन्होंने उसे शब्दों में उकेर दिया है। और उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो विनीता जी ने किया या जिस दौर से वो गुजरी और फिर उन्होंने अपने शब्दों में इन चीज़ों को लिखा, या समाज में महिलाओं के लिए वो प्रेरणा बन रही हैं, समाज की रूढ़िवादी सोच को वो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको भी मिली हो इससे प्रेरणा, तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए और अपनों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये एपिसोड देखकर किसी को प्रेरणा मिले, किसी का घर बहुत बेहतर हो, समाज में बहुत सारी महिलाओं को उनका खुद का हक मिले। आपको पसंद आया हो ये एपिसोड तो इसको ज़रूर अपनों तक भेजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे इस वुमेन्स टॉक के मंच पर आने के लिए और हमारी लाखों महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बेहद उम्दा है। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।